Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 3, Prime Minister and Council of Ministers. बेटा हम प्राइम मिनिस्टर को क्या भी कहते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार का मुखिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर. तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी कब लगा सकते हैं. फिर हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. तो बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है हमारे इंडिया के लिए, है ना. इंडिया की गवर्नेंस में इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है. बेटा प्रेसिडेंट कोई काम बिना इनकी एड के, बिना इनकी एडवाइस के नहीं करते हैं. दूसरा, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो सब भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ेंगे द प्राइम मिनिस्टर. तो जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे हमारी कंट्री में और इनके हेड होंगे कौन? प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट को एड करेंगे, एडवाइस करेंगे. एड का मतलब होता है बेटा मदद करना और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना. तो जब प्रेसिडेंट को रिक्वायरमेंट होगी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनको एड भी देंगे, मतलब इनकी हेल्प भी करेंगे, और इन्हें सजेशंस भी देंगे, मतलब इन्हें सलाह भी देंगे. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा किनकी एडवाइस पे ही काम करते हैं, किसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं? द प्रेसिडेंट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन. प्रेसिडेंट अपने काम के लिए किसकी एडवाइस पे ही डिपेंड रहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इतनी बातें समझ में आ गई. पर कई बार प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो एडवाइस मुझे दी गई है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कह सकते हैं कि आप रिकंसीडर करें अपनी एडवाइस को, इस पे पुनर्विचार करें. हमने क्या कहा? प्रेसिडेंट ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू द एडवाइस गिवन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट द थिंग इज दैट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, इफ प्रेसिडेंट वांट, ही कैन आस्क अबाउट द रिकंसिडरेशन, कि भाई आप पुनर्विचार करो, फिर से विचार करो. पर विचार करने के बाद, रिकंसिडरेशन के बाद जो फैसला, जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देंगे, उस पर ही हमारे प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा. क्लियर है बेटा? हमारे इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है. बेटा यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, ठीक है, पर हमने इंडिया में किस फॉर्म को ऑप्ट किया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को. वहीं यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सिर्फ क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है. यूएसए में रियल हेड होता है प्रेसिडेंट. पर हमारी कंट्री में क्योंकि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म को ऑप्ट नहीं किया है, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया है, तो हमारी कंट्री में नॉमिनल हेड होते हैं प्रेसिडेंट. अब बेटा नॉमिनल का मतलब क्या होता है? ज़रा ध्यान से सुनो. नाम मात्र का. ठीक है, सिर्फ नाम मात्र के लिए प्रेसिडेंट है, कोई पावर इनके पास नहीं होती. थर्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. बेटा इसीलिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन है पूरी इंडियन पॉलिटी का. और जो सबसे स्ट्रेंथेंड इंस्टीट्यूशन है वो प्राइम मिनिस्टर ही है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही हैं. प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, नाम मात्र का हेड है, उसके पास कोई पावर नहीं होती है. क्लियर है? अब बेटा हम अपॉइंटमेंट की बात करेंगे. तो देखो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आर्बिट्रली किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते अपनी मर्जी से. बेटा ये जो वर्ड आर्बिट्ररी है इसका मतलब होता है अपनी मन मर्जी से. ये जो वर्ड आर्बिट्री होता है इसका मीनिंग क्या होता है? बिना तर्क के, स्वेच्छा से, मनमाना. तो प्रेसिडेंट मनमाने तरीके से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते कि चलो 10 लोगों को खड़ा किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100, ऐसा नहीं होता है.
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन होता क्या है, कन्वेंशन क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट होंगे वो इनवाइट करेंगे किसको, लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। बेटा लोकसभा में जिस ग्रुप को मेजॉरिटी मिली होगी, जिसको सबसे ज़्यादा सीट्स मिली होंगी, उस पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और सरकार बनाएं। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, हमने मान लिया कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, पर प्रेसिडेंट आर्बिट्रली अपने हिसाब से बिना तर्क के, बिना कुछ सोचे समझे ऐसा नहीं कर सकते, अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उनको कन्वेंशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। और कन्वेंशन क्या कहता है कि वो ही व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिस पार्टी को क्या मिली होगी, वो व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा जो किस पार्टी से बिलोंग करता होगा, जिसे मेजॉरिटी में वोट मिले होंगे। तो सपोज़ करो मेजॉरिटी में वोट बीजेपी को मिले, तो बीजेपी अपने में से किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट करेगा क्या बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजॉरिटी में सीट मिली होगी, जिसे हम मेजॉरिटी पार्टी कहेंगे, उसके लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करते हैं कि भैया आओ और सरकार बनाओ। जो मेंबर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के, अब उन्हें लगता है कि अब हम कैसे बताएं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो बेटा इसमें कुछ भी असमंजस नहीं होता। इलेक्शन के पहले ही हमें पता होता है कि अगर ये पार्टी जीती तो इसका जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट है वो ये है। नरेंद्र मोदी जब 14 में लड़े, 19 में लड़े, 24 में लड़े, तो हमें पता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन ही बनेंगे, नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। पर कांग्रेस के लिए अभी हमारे पास एश्योरेंस नहीं है कि अगर कांग्रेस नेक्स्ट इलेक्शन में जीत जाती है तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे। बहुत सारे लोग ये कहेंगे ऑब्वियस सी बात है राहुल गांधी, पर हो सकता है कोई और भी बन जाए, है ना। तो पार्टी आपस में बैठ के, जिस पार्टी को मेजॉरिटी में सीट्स मिली होंगी वो आपस में बैठते हैं और फिर इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को, जिसे वो प्राइम मिनिस्टर बनता देखना चाहते हैं। जो प्रेसिडेंट होते हैं फिर उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। अगर किसी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी भी एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली लोकसभा में, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने का। ठीक है, देखो अब जैसे हमने देखा कि बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, सबको थोड़ी थोड़ी सीट्स तो मिली हैं, पर किसी को मेजॉरिटी में सीट नहीं मिली है। 272 का आंकड़ा किसी ने पार नहीं किया है। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब 272 सीट किसी एक सिंगल पार्टी को नहीं मिली, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। बेटा प्रेसिडेंट फिर से अक्कड़ बक्कड़ करके किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। वो उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे जो प्रूव कर सकता हो सपोर्ट को ऑफ सम स्मॉलर ग्रुप्स और पार्टीज़ इन ऑर्डर टू हैव मेजॉरिटी। कि भाई जैसे बीजेपी को खुद को इतनी सीट्स नहीं मिली कि वो सरकार बना ले, तो वो हो सकता है समाजवादी पार्टी से बात करेगा, शिवसेना से बात करेगा, या चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कौन सी है, तेलुगु देशम पार्टी से बात करेगा, नीतीश कुमार की पार्टी से बात करेगा और बोलेगा आप मुझे सपोर्ट करो। और जब इसे मेजॉरिटी सीट्स मिल जाएंगी इन सब की सीट को मिला करके, तब ही बीजेपी अपने कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर बनवा पाएगी। फिर से ध्यान से सुनो, प्राइम मिनिस्टर उसी को बनाएंगे प्रेसिडेंट हु कैन प्रूव दैट ही शी हैज़ द सपोर्ट ऑफ सम स्मॉलर ग्रुप। अब सम स्मॉलर ग्रुप समाजवादी पार्टी भी हो सकता है, बहुजन समाजवादी पार्टी हो सकता है, तेलुगु देशम पार्टी हो सकता है, लोक दल हो सकता है। इनमें से कुछ पार्टी का सपोर्ट आपको मिलेगा। जब आप हाउस में मेजॉरिटी प्रूव कर पाओगे तभी आपकी पार्टी से कोई प्राइम मिनिस्टर बन पाएगा। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 75 है वो बताता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उन्हें अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। और जो दूसरे मिनिस्टर होंगे उन्हें अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का ही होगा। पर प्रेसिडेंट फिर से किसी को भी अपॉइंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरह नहीं कर सकते हैं। वो किससे ही एडवाइस लेंगे इस विषय में बेटा, प्राइम मिनिस्टर से ही लेंगे।
कन्वेंशन क्या कहता है, जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर की चॉइस को। प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह होंगे, प्राइम मिनिस्टर अगर कहते हैं डिफेंस मिनिस्टर तो राजनाथ सिंह होंगे, तो राजनाथ सिंह ही होंगे, प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट कर देंगे। फिर अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो निर्मला सीतारमन ही होंगी, तो निर्मला सीतारमन को ही अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। तो मतलब ऑल इन ऑल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को ही सर्वोपरि रखना पड़ता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की चॉइस के कैंडिडेट्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट कर देगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जब अपॉइंट करेगा तब भी प्राइम मिनिस्टर की सुनेगा, जब डिसमिस करेगा मिनिस्टर्स को तब भी किसकी ही सुनेगा बेटा, प्राइम मिनिस्टर की। बेटा ये जो कला है ना तुम्हारे फ़ोटो खींचने की, फ़ोटो क्लिक करने की और पीडीएफ बनाने की, ये काबिल तारीफ़ है। हर पीडीएफ में कुछ ना कुछ कटा होता ही है, सेंटेंस प्रॉपर कैसे पढ़ें समझ नहीं आता, तो बेटा थोड़ा सा फ़ोटोज़ प्रॉपर क्लिक किया करो। चलो आ जाओ। नॉर्मली होता क्या बेटा, जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें ही हम अपॉइंट करते हैं एज मिनिस्टर्स, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर बनेगा, पर कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि हम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं ऐसे मेंबर को जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है ही नहीं, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में होता क्या है कि अगर आपने आज अपॉइंट किया तो विद इन 6 मंथ इन्हें इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर बनना ही पड़ेगा पार्लियामेंट के, तब तो इनकी मिनिस्टर वाली पोजीशन वैलिड होगी, अदरवाइज वो नल एंड वॉइड कहलाएगी। फिर से ध्यान से सुनो, यूजुअली होता क्या है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वही मिनिस्टर बनते हैं, पर कई बार आप नॉन मेंबर को मिनिस्टर बनाना चाहो तो उसको जब आपने अपॉइंट किया एज अ मिनिस्टर उसके 6 मंथ विद इन 6 मंथ आपको उसे या तो इलेक्शन के थ्रू या नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेजना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता, आप फेल होते हो, तो उस व्यक्ति को मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा। समझ में आई बात, उससे मिनिस्टर की पोस्ट से रिज़ाइन देना पड़ेगा अगर वो विद इन 6 मंथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनता है तो। बेटा देखो ऐसा किसके साथ हुआ है, एक एग्जाम्पल है भी हमारे पास। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एस जयशंकर, वो IFS ऑफिसर हुआ करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। एस जयशंकर जो करंट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं ये हमारे IFS हुआ करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। नरेंद्र मोदी को लगा इन्हें एक्सटर्नल सर्विसेज के लिए अपॉइंट करना चाहिए, मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो हम इन्हें उस पोजीशन पे ले आते हैं और विद इन 6 मंथ हम इन्हें राज्यसभा में भेज देते हैं एज अ मेंबर। तो बेटा फिर से ध्यान से सुनो, जो एस जयशंकर हैं वो इलेक्टेड मेंबर है कहाँ के, राज्यसभा के, कहाँ से, गुजरात से। और ये किसके सक्सेसर हैं, सुषमा स्वराज के। पहले सुषमा स्वराज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होती थी, फिर उनकी डेथ के बाद कौन बन गए बेटा, एस जयशंकर बने, ठीक है, जो कि पहले एक IFS ऑफिसर हुआ करते थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे। क्लियर है, तो ये राज्यसभा के मेंबर हैं और कैसे मेंबर हैं, इलेक्टेड। बेटा जो भी मैंने आपको अभी बताया वो आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि एस जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर तो बन जाते हैं कब बेटा, 30 मई 2019 को, पर ये राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर बनते हैं कब बेटा, 5 जुलाई 2019 को। हमने क्या बोला कि विद इन 6 मंथ इन्हें मेंबर बनना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इन्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये मई में बनते हैं, जून जाता है और जुलाई में ये मेंबर बन जाते हैं। इसीलिए एस जयशंकर अभी तक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर बन गए। नहीं बनते तो इन्हें रिज़ाइन करना पड़ता। ये आप गूगल पे चेक कर सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बेटा अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखना कि 1979 तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो वर्ड कैबिनेट है, जो आज सबसे ज़्यादा पावर रखता है गवर्नमेंट में, ये था ही नहीं। फिर से ध्यान से सुनो, 1979 तक हमारे संविधान में कैबिनेट वर्ड था ही नहीं, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात होती थी, पर कैबिनेट जैसा कोई शब्द नहीं था।
तो बेटा जब 44th अमेंडमेंट हुआ तब ये बताया गया कि प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब तक नहीं लगा सकते जब तक यूनियन कैबिनेट उन्हें लिखित में ना दे दे। फिर से ध्यान से सुनो, 1979 तक कॉन्स्टिट्यूशन में कैबिनेट जैसा कोई वर्ड नहीं था, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करते थे। पर जब 44th अमेंडमेंट एक्ट आया तो कहा गया कि प्रेसिडेंट जब तक इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी इशू नहीं कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, जब तक डिसीज़न यूनियन कैबिनेट ना ले ले। अब यूनियन कैबिनेट में कौन आएंगे बेटा? प्राइम मिनिस्टर आएंगे और दूसरे मिनिस्टर्स आएंगे, ठीक है। जब तक उन्हें राइटिंग में कम्युनिकेट ना कर दिया जाए, किसको? प्रेसिडेंट को। किसके द्वारा? यूनियन कैबिनेट के द्वारा। यूनियन कैबिनेट में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर। तब तक इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर पाएंगे प्रेसिडेंट। एकदम हिंदी में समझ लो बेटा, प्रेसिडेंट जब तक इमरजेंसी नहीं लगा सकता 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, 1979 के बाद, जब तक प्रेसिडेंट लिखित में ये रिसीव ना कर ले प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से। प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को मिलाकर क्या बोल रहे हैं बेटा? यूनियन कैबिनेट। आई बात समझ में? लिख के कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर। और कौन देगा? कैबिनेट। किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा, वो भी काय में देगा? राइटिंग में। तभी जाके क्या इम्पोज की जाएगी? इमरजेंसी। होप ये सब क्लियर है। और बेटा इसी के बाद से फिर हमें डिफरेंस देखने को मिला कैबिनेट में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, ठीक है, कि भाई कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलग अलग होते हैं। ये हमें कब पता चला? 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद, जिसमें पहली बार जिक्र हुआ कैबिनेट का। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे बेटा कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं। देखो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक पार्ट कैबिनेट होता है, ठीक है। तो कैबिनेट किसका ही पार्ट है बेटा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट है। पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट जो पोर्टफोलियोज होते हैं वो इन्हीं के पास हैं। किसके पास? कैबिनेट के पास। कौन कौन से पोर्टफोलियो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा बेटा? पहले तो होम अफेयर्स, फिर डिफेंस, फिर फाइनेंस, फिर एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर रेलवेज़। तो फिर से ध्यान से सुनो, कैबिनेट मिनिस्टर्स किसका ही पार्ट होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ही पार्ट होते हैं। पर बेटा इनके पास इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए आज के एस जयशंकर, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, डिफेंस देख रहे हैं राजनाथ सिंह, होम अफेयर्स हैं कौन बेटा? अमित शाह। रेलवेज मैं कंफ्यूज हूँ, अश्विनी है या पीयूष, थोड़ा कन्फ्यूजन है, मुझे बेटा कन्फ्यूजन है, अश्विनी वैष्णव है कि पीयूष गोयल हैं? शायद अश्विनी वैष्णव है, देख लेना एक बार, है ना। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास चार्ज होता है किसका? मिनिस्ट्री का। पूरी की पूरी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक मेंबर के पास होगी, फाइनेंस एक के पास होगी, और कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री भी किसी एक ही मेंबर के पास होती है। जैसे बेटा हम बोल सकते हैं कि अमित शाह होम अफेयर्स मिनिस्टर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी उनके पास है। तो जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके पास एक मिनिस्ट्री होती है और कई बार एक के पास एक से ज़्यादा मिनिस्ट्री भी होती है। जैसे होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह है और मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी अमित शाह है। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर हैव राइट टू अटेंड मीटिंग ऑफ कैबिनेट। सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर के पास राइट होता है कि वो कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करेगा। ये लोग साथ में बैठ के डिटरमाइन करते हैं कि सरकार की पॉलिसी क्या होगी, सरकार के प्रोग्राम क्या होंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है। इनके पास इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ होते हैं। ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड करते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, उसके प्रोग्राम क्या होंगे, ये डिसाइड कौन ही करते हैं बेटा? कैबिनेट मिनिस्टर्स साथ बैठ के। बेटा अब हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो बेटा जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं बेटा। फर्स्ट कैटेगरी और सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स। उसके बाद कौन होते हैं? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तो सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं। इनके पास कई बार इंडिपेंडेंट चार्ज होता है किसी पोर्टफोलियो का और कई बार नहीं भी होता। मे का मतलब होता है शायद। तो दे मे होल्ड
एन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी पोर्टफोलियो और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इन्हें कंसल्ट कर भी सकते हैं और इन्हें कंसल्ट नहीं भी करते हैं। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होगा किसी पोर्टफोलियो का तो ऑब्वियस सी बात है इन्हें कंसल्ट किया जाएगा, नहीं होगा तो इन्हें कंसल्ट नहीं किया जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर इन्हें कंसल्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। पर बेटा ये बात तो निश्चित है ये कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स में। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट बट दे मे बी इन्वाइटेड टू अटेंड द मीटिंग। बेटा यूजुअली जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं ये कैबिनेट की मीटिंग को अटेंड नहीं करते, पर कई बार हम इन्हें इनवाइट करते हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब हमें ऐसा लगता है कि जिस मैटर के रिगार्ड में मीटिंग हो रही है उस डिपार्टमेंट से ये पर्टिकुलर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इत्तेफाक रखता है तो हम उसे बुलाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। बेटा अब हम थर्ड कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। ये होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ये थर्ड कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी के मिनिस्टर हैं जो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। ये जूनियर मिनिस्टर्स की तरह होते हैं और इन्हें सीनियर मिनिस्टर्स के अंडर प्लेस किया जाता है और इन्हें हेल्प के लिए रखा जाता है। बेटा मेरी बात सुनो, आज अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करें तो कोई छोटा काम है डिफेंस मिनिस्ट्री को एज अ होल संभालना। तो हो सकता है राजनाथ सिंह को कई बार किसी पर्टिकुलर काम के लिए किसी मिनिस्टर की ज़रूरत पड़े तो उनके साथ में जिस मिनिस्टर को रखा जाएगा उसे डेप्यूटी मिनिस्टर कहेंगे। अब जिससे बेटा एस जयशंकर हैं, उन्हें रशिया के साथ भी रिलेशनशिप बनाना है, मालदीव्स की भी सुनना है, श्रीलंका की सुनना है, यूएसए को सुनाना है, यूएस की सुनना है, कितना बड़ा एरिया उन्हें कवर करना है। तो कई बार हो सकता है उन्हें किसी मिनिस्टर की ज़रूरत लगे तो वो कौन होंगे? डेप्यूटी मिनिस्टर। इनका काम ही होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स को हेल्प करना, असिस्ट करना। दे टेक नो पार्ट इन कैबिनेट डेलिब्रेशन। कैबिनेट के जो डिबेट्स होंगे, जो डिस्कशंस होंगे उसमें इनका कोई रोल नहीं होता है। सेकेंड कैटेगरी के मेंबर का भी नहीं होता है, पर कभी कभी हम उसे इनवाइट कर लेते हैं, इन्हें तो कभी नहीं। बेटा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसमें कौन कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और दूसरे मिनिस्टर्स भी आते हैं जिन्हें अपॉइंट कौन करते हैं? बेटा प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रेसिडेंट लोकसभा में जो पार्टी मेजॉरिटी लाती है उसके लीडर को क्या बना देती है? पीएम बना देती है, पढ़ा था ना। फिर पीएम और प्रेसिडेंट मिलके प्राइम मिनिस्टर जिसको जिसको चाहता है उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और डिफरेंट पोर्टफोलियोज दे देता है, कैबिनेट मिनिस्टर बना देता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना देता है। ठीक है बेटा, अगर हम हमारे संविधान की बात करें, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं करता कि कितने मेंबर्स होने चाहिए एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ना ही तो ये क्लासीफाई करता है कि कैसे डिफरेंट रैंक्स होंगी, कैसे काउंसिल डिफरेंट रैंक्स में डिवाइड होगा। ठीक है, पर बेटा फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ जिस अमेंडमेंट को हम कहते हैं 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। 2003 में 51वां संशोधन 91st अमेंडमेंट जब हुआ 2003 में तो इन्होंने सीलिंग लगा दी किसके साइज़ के ऊपर? बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज़ के ऊपर, दोनों ही जगह सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, कि जो टोटल स्ट्रेंथ होगी लोकसभा की या स्टेट लेजिस्लेचर की उसका 15% ही क्या बन सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर से ध्यान से सुनो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा था कितने मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट हो सकते हैं, डिफरेंट रैंक में कैसे डिवाइडेड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं पता था। ठीक है, पर फिर 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें ये बताया गया कि भाई सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी जो मेंबर हैं वो लिमिटेड होंगे, और क्या सीलिंग लगाई किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है उसका 15%, उससे ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। स्टेट लेजिस्लेचर देखो, गोवा का छोटा है, यूपी का बड़ा है, तो हर स्टेट के एरिया के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली की जो भी स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग 15% से ज़्यादा मेंबर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। होप ये क्लियर होगा। इन केस ऑफ स्मॉलर स्टेट्स, जो बहुत छोटे स्टेट हैं, वहाँ पर मैक्सिमम नंबर जो है मिनिस्टर्स का वो कितना रखा गया है? 12।
ये स्टेप इसलिए ये स्टेप इसलिए ली गई है कि आप डिफेक्शन को चेक कर पाएँ। भाई मेंबर एक पार्टी से दूसरी पार्टी को चेंज ना करें, क्या सोचकर कि वहाँ पर मुझे मिनिस्टर बना दिया जाएगा, मुझे ये कैबिनेट दे दिया जाएगा, वो कैबिनेट दे दिया जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, भले स्टेट लेजिस्लेचर हो या लोकसभा हो, जो भी इनकी टोटल स्ट्रेंथ होगी उसका 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ बड़ा नहीं हो सकता। अगर कोई स्टेट बहुत छोटा है तो मैक्सिमम सीलिंग है कि 12 से ज़्यादा मिनिस्टर वहाँ नहीं होंगे। और ये स्टेप इसलिए लिया गया कि डिफेक्शन को रोका जा सके। कई बार चुना हुआ नेता एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मतलब अपनी पार्टी को चेंज इसलिए कर लेता है। चुना हुआ नेता बीजेपी से चुना कांग्रेस में चला गया, कांग्रेस से चुना किसी और पार्टी में चला गया, जिससे कि क्या हो जाए बेटा, उसे मिनिस्टर बना दिया जाए, है ना, कैबिनेट रैंक उसे मिल जाए। ऐसा ना हो, इसीलिए इस साइज़ को लिमिट किया गया है। और बेटा फिर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को भी तो हमको कर्व करना है। जितना जंबो साइज़ की मिनिस्ट्री होगी उतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर होंगे। तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नंबर को स्पेसिफाई किया गया, उस पर मैक्सिमम सीलिंग लगाई गई है। क्लियर है? और डिफेक्शन को भी रोका जा सके। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, पार्टी चेंज करना। अब बेटा हम कैबिनेट की बात करेंगे, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जो कैबिनेट होता है ये बहुत छोटा होता है, पर ये सबसे महत्वपूर्ण बॉडी, इंपॉर्टेंट बॉडी होती है। इसमें सीनियर लीडर होते हैं किसी भी पार्टी के। अब जैसे राजनाथ सिंह की आप बात करें, अमित शाह की बात करो, निर्मला सीतारमन की बात करो, तो इसमें से कोई भी फ्रेशर नहीं है बेटा। ये सारे ही लोग बिल्कुल ग्राउंड लेवल से इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। अब अगर हम एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी पूरी लाइफ अपने आप को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया, एक अच्छे आईएफएस ऑफिसर वो रहे हैं, तब जाके हमने उन्हें वो पोजीशन दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बॉडी होती है, इसमें सीनियर लीडर्स होते हैं, ठीक है, हु आर इंक्लूडेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही एक पार्ट कैबिनेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज़ को होल्ड करते हैं, मेजर पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट की, सरकार की जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं वो कैबिनेट ही बनाता है। दे बीइंग ट्रस्टेड कलीग ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियस सी बात है, चुन चुन के पोर्टफोलियो बांटते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो वो उन्हीं लोगों को बांटेंगे ना जो उनके ट्रस्टेड होंगे। ये पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के न्यूक्लियस की तरह होते हैं। इनफैक्ट जो कैबिनेट होता है ये इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसे हम पाइवट राउंड कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड हो। पाइवट राउंड का मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें बेस्ड हों, है ना। तो इनफैक्ट जो कैबिनेट है वो पाइवट राउंड है, विच द होल एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व्स, जिसके आस पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रिवॉल्व करता रहता है। पाइवट राउंड का मतलब क्या होता है, जिस पे हर चीज़ बेस हो। तो कैबिनेट के ऊपर पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बेस होता है, मेजर डिसीजंस यही लेते हैं। बेटा जो कैबिनेट होता है वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस को लेता है, ऐसे डिसीजंस को लेता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, जिनके बिना हमारी कंट्री रन नहीं कर पाएगी। ऐसे डिसीजंस को फिर ये कम्युनिकेट कर देते हैं किसको, दूसरे मिनिस्टर्स को, और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है कैबिनेट के डिसीजंस को। कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है बेटा, ऐसे डिसीजंस लेता है जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसीजंस कैबिनेट लेता है इन्हें कम्युनिकेट कर दिया जाता है दूसरे मिनिस्टर्स को, और दूसरे मिनिस्टर्स की ये ड्यूटी है कि वो सारे डिसीजंस को फॉलो करें, इवन दो दे माइट नॉट हैव बीन पार्टी टू सच डिसीजंस। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे डिसीजन से इत्तेफाक नहीं रखता, कई बार उस व्यक्ति को उस डिसीज़न में इन्वॉल्व नहीं किया होता है जब वो डिसीज़न लिए गए होते हैं, तब भी उसको ये डिसीजंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि किसने लिए हैं बेटा, कैबिनेट ने। आप उस डिसीज़न से इत्तेफाक रखते हैं, आपके सामने वो डिसीज़न लिया गया है, नहीं लिया गया है, मटेरियल, कैबिनेट ने डिसीज़न लिया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है कैबिनेट का। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं बेटा अपने सीनियर मोस्ट ट्रस्ट वर्दी कलीग्स को,
और फिर एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को कि भाई आप इन लोगों को अपॉइंट कर दो एज अ कैबिनेट मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं फिर अपॉइंट कर देते हैं मिनिस्टर को एज़ पर द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट के अपॉइंटमेंट में पूरा रोल प्राइम मिनिस्टर का होता है, लिस्ट प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, सिर्फ फॉर्मल अपॉइंटमेंट करवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। बेटा अब हम टर्म ऑफ ऑफिस को डिस्कस करेंगे। तो जो मंत्रीगण होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें ऑफिस में अपॉइंट करने का काम तो प्रेसिडेंट कर देते हैं, पर बेटा प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि ये पर्टिकुलर मिनिस्टर कब तक मिनिस्टर रहेगा, क्योंकि मिनिस्टर्स की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के लिए नहीं होती बेटा, लोगों के लिए होती। लोगों का कॉन्फिडेंस उन पे बना रहा तो वो कंटिन्यू करते रहेंगे, अदरवाइज़ कितनी बार हमने देखा है सरकारें बीच में भी गिरती हैं। ठीक हुई बात। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट कर देंगे, बस उसके बाद आप देखो और आपकी जिम्मेदारी, लोग चाहेंगे तो बने रहोगे, नहीं तो नहीं। तो जो मंत्रीगण होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा से पद तो धारण कर लेते हैं, पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बहुत कम पावर होती है इस रिगार्ड में, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो डायरेक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, लोकसभा के लिए। और जब तक ऑफिस में रहेंगे, जब तक वो मेजॉरिटी को एंजॉय करते रहेंगे, जब तक मेजॉरिटी सपोर्ट उनके पास है, तब तक वो मेंबर बने रहेंगे। और जैसे ही मेजॉरिटी सपोर्ट गया, उन्हें अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, मतलब अपनी मिनिस्ट्री से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लोकसभा में मेजॉरिटी एंजॉय कर रहे हो, वेरी गुड, आप मिनिस्टर बने रहोगे। अगर लोकसभा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास कर देती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ेगा, वो भी कलेक्टिवली। एक बार चुनी हुई सरकार के अगेंस्ट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास भर हो जाए, सारे के सारे मिनिस्टर, क्या अमित शाह, क्या एस जयशंकर, क्या निर्मला सीतारमन, सबको कलेक्टिवली रिज़ाइन देना पड़ेगा। कब बेटा, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए। कहाँ पर, लोकसभा में। चलो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, किसके लिए, लोकसभा के लिए। इंडिविजुअली तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं बेटा, ये कलेक्टिवली भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज और हर ऑफिस, जो प्रेसिडेंट हैं वो एडमिनिस्टर करते हैं, उन्हें शपथ दिलाते हैं काय की, सीक्रेसी की, कि भाई जब तक आप इस पोजीशन पे रहोगे आप सीक्रेसी मेंटेन करके चलोगे। बेटा हमारे फाइनेंसेस, हमारा डिफेंस, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो हम इस तरीके से पब्लिक में नहीं ला सकते कि दूसरे कंट्रीज़ इसका एडवांटेज ले, तो उन्हें कसम दिलाई जाती है, शपथ दिलाई जाती है सीक्रेसी को मेंटेन करने की। तो बेटा हमारे मिनिस्टर्स को ये तो ओथ लेनी पड़ती है कि वो सीक्रेसी को मेंटेन रखेंगे, उसके अलावा भी बहुत सारी ओथ लेनी होती है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन द ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर्स टू, पद की शपथ में जो मंत्रीगण होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो शपथ लेते हैं। पहली, बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति वो सच्ची आस्था रखेंगे, सच्ची निष्ठा रखेंगे। तो ये एलिजियंस मीन्स क्या होता है बेटा, निष्ठा। ठीक है, एक बार सुन लो बेटा। मंत्री शपथ लेता है कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था, सच्ची निष्ठा रखेगा। दूसरा, अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। तो वर्ड सोवरेनिटी है, इसको हिंदी में अगर मैं संप्रभुता बोलती भी हूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा बेटा। जब हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने की पावर हमारे अपने मिनिस्टर्स, इलेक्टेड लीडर्स के पास हो तो हम उसे सोवरेन कंट्री कहेंगे। पर कहीं पर ऐसा हो कि हम यूएस के प्रेशर में डिसीजन ले रहे हैं, यूके के प्रेशर में डिसीजन ले रहे हैं, तो हम सोवरेन कंट्री नहीं कहलाएंगे। इंटेग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, भाई हम कंट्री को एक बनाए रखेंगे। तो दूसरी शपथ ये लेते हैं हमारे मिनिस्टर। तीसरी शपथ हमारे मिनिस्टर ये लेते हैं कि वो जितना भी काम करेंगे वो बिना किसी डर के करेंगे, बिना किसी पक्षपात के करेंगे,
ठीक है, किसी को फेवर नहीं देंगे। फेवर का मतलब होता है पक्षपात करना, फियर मतलब डर के। तो हमारे मिनिस्टर बोलते हैं कि मैं जो भी काम करूँगा वो पूरी ईमानदारी से करूँगा, अपनी ड्यूटीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से निभाऊँगा, बिना डर के, बिना पक्षपात किए काम करूँगा, और किसी के लिए कोई दुर्भावना तो रखूँगा ही नहीं, कोई इल विल मेरे दिमाग में, मेरे दिल में किसी के लिए नहीं होगी। तो बिना किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी दुर्भावना के, फियर मतलब होता है डर, फेवर मतलब पक्षपात, इलविल मतलब दुर्भावना, मैं बिल्कुल निष्ठा से अपना काम करूँगा, अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन डिस्चार्ज करूँगा। ठीक है बेटा, जब वो सीक्रेसी की ओथ लेता है ना कि मैं सीक्रेट मेंटेन रखूँगा, तो हर मिनिस्टर शपथ लेता है कि वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कभी किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, इस तरीके का कम्युनिकेशन नहीं करेगा कि वो रिवील कर दे, है ना, बता दे किसी मैटर को, है ना, जो ऐसा कहा गया हो कि भाई इस टॉपिक में अभी किसी से बात नहीं करनी है, ये हमारी कंट्री के सीक्रेट डिसीजंस में से एक है, इसे टाइम आने पर ही पब्लिक किया जाएगा, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगा। तब वो उतनी ही बातें दूसरों से करेगा, उतने ही मैटर्स को दूसरों के साथ शेयर करेगा जो उसकी ड्यूटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है। बाकी कोई भी बात जो उसे इंडिया के बारे में पता है वो सबके साथ डिस्कस नहीं करेगा। बेटा, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो किसी ना किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, या तो लोकसभा के होंगे या राज्यसभा के होंगे। और अगर कई बार नहीं भी हुए और उनका अपॉइंटमेंट एज अ मिनिस्टर हो गया, तो उन्हें 6 मंथ के अंदर लोकसभा में, राज्यसभा में इलेक्ट होके आना पड़ेगा। और अगर वो नहीं आते हैं, लोकसभा राज्यसभा में चुन के नहीं आ पाते हैं, तो उन्हें अपनी सीट को वैकेट करना पड़ेगा, रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। जो सैलरी और जो अलाउंसेस होते हैं मिनिस्टर के, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर आर सच एज पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ डिटरमाइंस। मिनिस्टर्स के जो भी सैलरी होगी, जो वेतन होगा, जो उसे भत्ता मिलता होगा, अलाउंसेस मतलब होता है भत्ता, सैलरी मतलब होता है जो उसे वेतन मिलता है, जो उसे भत्ता मिलता है, जितने भी मिनिस्टर्स को, वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। टाइम टू टाइम इनको इंक्रीज़ किया जा सकता है, कई बार कुछ भत्तों को ख़त्म भी किया जाता है।